कहते हैं कद के मुताबिक कदम उठते हैं और जिस किसी ने भी कद से ज्यादा का कदम लिया उसे गिरने में तनिक देर नहीं लगती। विश्व स्तर पर इतिहास में साथियों और जनता के साथ मिलकर उठाए गए छोटे छोटे कदम अक्सर महत्वपूर्ण घटनाओं के अग्रदूत बन जाते हैं और इतिहास के साथ साथ उन लोगों के जीवन को बदल देते हैं जिन्होंने एकजुटता को उत्प्रेरित किया, जिसका उल्लेख 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश कवि और सांस्कृतिक आलोचकों ने भी किया। अपने ऊपर अत्याचार सहे लेकिन राष्ट्रों के भाग्यों को आकार दिया। आज की इस कड़ी में एक ऐसी घटना का जिक्र है जिसका अलग ही मुकाम है इतिहास के पन्नों में। नमस्कार दोस्तों, अनफॉरगिविंग हिस्ट्री चैनल में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। आज से 93 बरस पहले फरवरी 1928 में शुरू किया गया था एक ऐसा आंदोलन जो आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में किसानों के आंदोलन में सबसे सफल आंदोलन माना जाता है। उस आंदोलन का नाम था बारदोली सत्याग्रह। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की एक ऐसी कड़ी है बारदोली सत्याग्रह जिसने न केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल को महिमा और महानता के एक नए शिखर पर पहुंचाया, बल्कि महात्मा गांधी के गिरते मनोबल को भी पुनर्जीवित किया। निसंदेह चौरी चौरा हिंसा के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लेने के झटके के बाद रिकवरी मोड पर गांधी जी अपनी पहचान पर लगे दाग से बहुत व्यथित थे, लेकिन बारदोली सत्याग्रह ने उन्हें पुनर्जीवन दिया। बारदोली सत्याग्रह जहां सूरत जिले के में इस तालुक के सामान्य किसान लगभग 600 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले थे, सिर्फ 137 गांव और मुश्किल से 90,000 के करीब करीब की आबादी के साथ कई महीनों के लिए गांवों को दिनों के दौरान उजाड़ के अंतहीन परिदृश्य में परिवर्तित नहीं कर दिया, बल्कि उन्हें बदल दिया। सूर्यास्त के बाद व्यस्त राजनीतिक लामबंदी के अखाड़े में वह आंदोलन था जिसने स्पष्ट रूप से दांडी मार्च का मार्ग प्रशस्त किया। नमक सत्याग्रह निसंदेह वह आंदोलन था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था और इसने अपने कुछ समर्थकों के साथ बहुचर्चित अर्धनग्न फकीर को शांतिपूर्ण सैर पर जाते हुए देखा और नमक पैन से एक मुट्ठी महत्वपूर्ण सफेद पाउडर उठाकर इतिहास के उन पन्नों में दर्ज कर दिया कि आमद स्वतंत्रता की आ चुकी है। दरअसल तख्तानशी होने की जल्दबाजी में इस मुल्क ने अपने पांवों में गुलामी की जो जंजीर बांध ली थी उसके खिलाफ होने का आगाज इस बारदोली आंदोलन से ही होता है। बारदोली सत्याग्रह की जड़ों में ठंडा और गंदा सच यह भी था कि औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार की मुख्य चिंता लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना नहीं था, बल्कि अपने खजाने को भरने के लिए कर संग्रह बढ़ाने के साधन खोजना था। प्रोविंशियल सिविल सर्विस के एक भारतीय अधिकारी MS जयकर द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट से विरोध प्रदर्शन तेज हो गए थे, जिसे राज्यपाल के कार्यालय द्वारा निर्देशित किया गया था कि 1896 के कर निपटान को किस हद तक संशोधित किया जा सकता है। MS जयकर ने मौजूदा आकलन की तुलना में भू राजस्व में 30% की वृद्धि की सिफारिश की और आधार भी किसे बनाया। क्या था कि 1896 में ताप्ती नदी की घाटी में एक रेलवे लाइन आ गई थी, दुधारू मवेशियों और बैलगाड़ियों में वृद्धि हुई थी, पक्के घरों में अधिक समृद्धि का संकेत था। इसके अतिरिक्त 1925 की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि कालीपराज अंधेरे में जो रहते हैं लोग या पिछड़े समुदाय की स्थिति में सुधार हुआ है, जो या तो भूमिहीन मजदूर थे या कर्ज के बंधन में फंसे थे। इसके अलावा शैक्षिक सुविधाएं अधिक व्यापक थी। PCS अधिकारी ने यह भी तर्क दिया कि कृषि और जमीनों की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है, इसलिए लगान की दरों में वृद्धि करना जायज है। समय के साथ बारदोली सत्याग्रह जिस तरह से सामने आया और राष्ट्रवादी नीति राजनीति पर उसके प्रभाव से पता चला कि जमीन पर स्थिति का नौकरशाही के हाथों पड़ना वास्तविकता से कितना अलग होता है। जैसे जैसे घटनाएं बार बार सामने आई, यह लोगों के साथ सिस्टम के विघटन का खाका बन गया। बारदोली के किसान इन सिफारिशों से नाराज थे क्योंकि जमीनी हकीकत अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय जो कहा था यह ठीक रिपोर्ट उसके विपरीत थी। शाही सरकार की ओर से किए गए इस प्रयासों को अधिकांश प्रांतों में प्रभावित कृषकों ने तो चुपचाप स्वीकार कर लिया होगा, लेकिन दो प्रमुख कारणों से बारदोली ने इसे स्वीकारा नहीं। सबसे पहले बॉम्बे तालुक एक रैतवाड़ी था
जिसके तहत किसान मालिकों के पास सीधे सरकार के अधीन भूमि होती थी और तदनुसार विभिन्न सर्वेक्षणों के बाद निर्धारित कर का भुगतान किया जाता था। दूसरा, गांधी द्वारा बारदोली को उस स्थान के रूप में चुना गया जहां उन्होंने 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, लेकिन चौरी चौरा की घटना के बाद इसे छोड़ना पड़ा। इस स्पष्ट झटके के कारण कांग्रेस ने क्षेत्रों के लोगों के साथ राजनीतिक जुड़ाव नहीं छोड़ा और उसके स्थानीय नेताओं ने लोगों में राजनीति का अलग जगाते रहा। कांग्रेस छोटे पारसी और अन्य मुस्लिम समुदायों के अलावा 4 हिंदू समुदायों पाटीदार, ब्राह्मण, बनिया और कालीपराज में से प्रत्येक के साथ जुड़ी रही। सामाजिक सुधार और राजनीतिक सक्रियता जीवन का एक तरीका बन गया और यही कारण था कि भू राजस्व बढ़ाने की सिफारिश का लोगों ने जमकर विरोध किया। ऐसे में उनके लिए सामूहिक रूप से आवाज उठाना मुश्किल नहीं था, लेकिन जब एक सम्मेलन ने एक प्रतिनिधि मंडल का चयन किया और अपने सदस्यों को सरकार से मिलने के लिए सौंपा तो जनप्रतिनिधियों के कारण सम्मान नहीं दिया गया उन्हें। इसके बाद राष्ट्रवादी प्रेस में एक अभियान शुरू हुआ। सबसे महत्वपूर्ण रूप से गांधी जी द्वारा प्रकाशित और संपादित पेपर यंग इंडिया में इसकी आवाज को उठाया गया। सरकार हालांकि लोगों के दृष्टिकोणों से सिफारिशों की जांच करने के लिए तैयार नहीं थी, जो उन्होंने दावा किया कि यह सही तस्वीर प्रदान करता है। जुलाई 1927 में यह घोषित किया गया कि कर कृषि कीमतों के आधार पर नहीं लिया जा रहा है, लेकिन पट्टे और किराए के सांख्यिकीय निष्कर्ष पर पूरी तरह से तलातियों या कनिष्ठ राजस्व अधिकारियों के द्वारा गणना की जाती है। किसानों द्वारा कर भुगतान को रोकने का निर्णय लेने के बाद और जब सरकार को संवाद में कोई कारण दिखाई नहीं देता था कि राष्ट्रवादी समूहों में नरमपंथी सरकारी प्रतिनिधियों के साथ उलझ रहे थे, तो उन्होंने सरदार पटेल की सहायता लेने का फैसला किया। इस सही समय पे सरदार की एंट्री होती है, जिनके पास नागपुर का नेतृत्व करने का पिछला अनुभव था, खेड़ा और बोरसात सत्याग्रह। उसने उनकी बात सुनी, लेकिन उनसे पूछा कि क्या वे परिणाम भुगतने को तैयार हैं। स्वयं सरदार पटेल की भाषा में जो उन्होंने उन्हें चेतावनी दी थी, मैं अब भी आपको डुबकी लगाने से पहले 2 बार सोचने के लिए कहता हूं। इस भावना से ये ना सोचे कि आपके नेता के रूप में मैं आपके पास मेरे जैसे लड़ाकू है। मुझे भूल जाओ और मेरे साथियों को भी भूल जाओ। लड़ो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें जुल्म और अन्याय का विरोध करना चाहिए तो अपनी इस भागीदारिता को हल्के में न लें। यदि आप बुरी तरह विफल हो जाते हैं तो आप कई वर्षों तक फिर से नहीं उठेंगे, लेकिन अगर आप सफल हुए तो आपने स्वराज की नींव रखने के लिए बहुत कुछ किया होगा। ये शब्द सरदार पटेल ने जिस तरीके से कहा, किसान स्वयं एकजुट होने लगे। पटेल ने बढ़ाए गए कर की पहली किस्त देने से एक दिन पहले 4 फरवरी 1928 को बारदोली में आयोजित किसानों के सम्मेलन की अध्यक्षता स्वीकार की। उन्होंने राज्यपाल को लिखा, लेकिन तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इस बीच कर का भुगतान करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी सामने आ गई, जिसके बाद स्थानीय अधिकारी जमीन और मवेशियों को जब्त करने और उन्हें बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे। ये उनके क्लॉज में था, यदि वे फैसला करते हैं। 12 फरवरी को बारदोली तालुक के कृषिविदों के एक अन्य सम्मेलन या बैठक ने संशोधित मूल्यांकन का भुगतान नहीं करने के निर्णय को पुनः दोहराया और इसके बजाय सरकार से मांग की कि या तो सरकार नए मूल्यांकन के लिए एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण नियुक्त करे या उसे पिछली राशि को पूर्ण भुगतान के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इन निर्णयों की पुष्टि करने वाले एक प्रस्ताव के बाद किसानों ने कुरान, रामायण के अंशों का पाठ किया, अन्य हिंदू भजन गाए, लोगों ने प्रभु और खुदा के नाम पर शपथ ली कि हम इस आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। भारत के समन्वयवाद और पटेल के समावेशी राष्ट्रवाद के प्रतीक सत्याग्रह की शुरुआत रहस्यवादी कवि कबीर के गीतों से होती थी। लोगों से बार बार यह पूछकर कि क्या वे कठिनाई का सामना करने और औपनिवेशिक क्रोध का सामना करने के लिए तैयार हैं, तो ठीक, नहीं तो अभी भी हट जाइए पीछे। केवल एक नेतृत्व पर निर्भर नहीं है। पटेल ने बारदोली सत्याग्रह को और अधिक सहभागी बना दिया। इस रणनीति से लोग आंदोलन में भागीदार बने।
यह सच है कि जब सरकार ने सबसे कमजोर बनिया साहूकारों को निशाना बनाया तो उनमें से कुछ ने दम तोड़ दिया और कर का भुगतान कर दिया, लेकिन आंदोलन एकजुट रहा। इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत यही थी। अधिकारियों को बारदोली रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों से उतरने के बाद तालुक के भीतर कोई बैलगाड़ी या यात्रा का कोई अन्य साधन नहीं मिलता था। गिरफ्तार होने या जब्त होने के डर से लोगों ने अपने मवेशियों के साथ खुद को अपने अपने घरों में बंद कर लिया। लेकिन चूंकि कानून ने सूर्यास्त के बाद इन गिरफ्तारियों या संपत्ति की कुर्की को रोक दिया था, इसलिए लोग रात में सक्रिय हो गए। पटेल का दिन शाम 6-5 बजे के बाद ही शुरू हुआ और वह सुबह से लेकर गांव-गांव घूमते घूमते सक्रिय रहे। पटेल सत्याग्रहियों को भी संगठित किया और व्यक्तिगत रूप से एक सेनापति की भूमिका भी निभाई। उन्होंने एक विस्तृत प्रचार विभाग की स्थापना की, जिसने सूचना प्रसार के मूल्य को रेखांकित किया। सत्याग्रह ने सरदार की संगठनात्मक क्षमता और अथक कार्रवाई के उत्साह को प्रदर्शित किया। गांधी ने एक बार उस बारदोली में टिप्पणी की थी कि सरदार ने अपने वल्लभ को पाया। वल्लभ का मतलब पर्यायवाची भगवान भी होता है। जब अधिकारी गांवों से गुजरे तो महिलाओं ने खिड़की के शीशों से झांका, लेकिन बाहर आने के उनके निर्देशों का कोई जवाब नहीं दिया। सत्याग्रह इतना अधिक था कि टाइम्स ऑफ इंडिया, जो उस समय ब्रिटिश स्वामित्व वाला था, ने घोषणा करते हुए एक रिपोर्ट चलाई कि पटेल ने बारदोली में बोल्शेविक शासन स्थापित किया था और पटेल इसके लेनिन थे। आपको याद होगा 1920 में जब बोल्शेविक क्रांति हुई थी, तो उस रेफरेंस पे टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस चीज को जोड़ा था। बारदोली सत्याग्रह देश में चर्चा का विषय बन गया और लोगों ने हर आंदोलन की चर्चा की, जहां तक कि यात्री ट्रेनों में भी जो भारत को पार करते हैं। सभाओं में पटेल ने दृढ़ निश्चयी श्रोताओं से कहा, जिस सरकार ने कुछ समय पहले तक आपको नजरअंदाज किया था, वह आपके साथ है। यह सुनकर वे इस विश्वास को अपने ऊपर हावी होने और अपने आंदोलन को कमजोर किए बिना अपनी शक्ति पर आनंदित हुए। बारदोली सत्याग्रह की रुचि के बारे में और यह समझते हुए कि इसकी सफलता देश के अन्य हिस्सों में लोगों को प्रेरित कर सकती है, पटेल ने गांधी के परामर्श से, जो आंदोलन पर पटेल के हर फैसले में शामिल थे, ने बाहर के लोगों से धन मांगने का फैसला लिया। बारदोली 12 जून को एकजुटता बैठकों और धन उगाने के दिन के रूप में चुना गया था और तब से इसे बारदोली दिवस के रूप में मनाया जाता है। पटेल के नेतृत्व में आंदोलन ने लोगों के विचारों को प्रचारित करने के लिए रणनीतियों पर एक खाका प्रदान किया, जबकि यह सुनिश्चित किया गया कि उकसावे केवल शासन से आए, लोगों से नहीं। ये कितनी सोची समझी रणनीति थी सरदार पटेल की। इस छोटी सी बात से आप इस चीज को समझ सकते हैं। खैर, अंग्रेज सरकार का बहुत ज्यादा दबाव पड़ने लगा। पूरे मीडिया हाउसेस इन सब चीजों को एक प्रचारित करने लगी कि ये अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह है, ऐसा वैसा करके। और ये सब देख करके गांधी और पटेल ने फैसला लिया कि पूर्व को बारदोली के अंदर कदम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आंदोलन के स्थानीय चरित्र को बनाए रखना जाना चाहिए। पटेल की राष्ट्रीय छवि को बढ़ाया गया। गांधी जी अतत बारदोली चले गए जब पटेल की उन्हें गिरफ्तारी की आशंका हुई। सरकार सत्याग्रहों की शक्ति के तहत भाप से बाहर चल रही थी और सूख रही थी। गवर्नर काउंसिल के एक महत्वपूर्ण सदस्य चुन्नीलाल मेहता ने एक समझौता किया, जिसने सरकार को एक चेहरा बचाने वाला फार्मूला प्रदान किया, लेकिन वह तुरंत एक नई मूल्यांकन समिति गठन करने पर सहमत हो गई। बाद में इसने 5.7% की वृद्धि की सिफारिश की, जिसके बाद जब्त की गई जमीन वापस कर दी गई। सत्याग्रहियों के साथ एकजुटता में सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देने वाले को बहाल किया गया और बारदोली सत्याग्रह एक प्रशंसित सफलता का एक स्तंभ बन गया, जिसने आने वाले भविष्य में कई आंदोलनों को एक लाइट हाउस की तरह दिशा निर्देशित करने का काम किया। गांधी द्वारा निर्देशित और पटेल के नेतृत्व में भारतीय किसानों ने दिखाया उनके पक्ष में सच्चाई और उनके हथियार के रूप में धैर्य और संयम के साथ वे एक शक्तिशाली शक्ति थे, जिसे सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी वश में करने में विफल रहा। नमस्कार।